50 मजलूमीन का कत्ल रोज हो रहा है, रोज, और जहां लोग पनाह लिए हुए वहां मार रहे हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि दुनिया जो है वो इस जालिमाना रवैये को देख रही है। और इस बार तो नए साल का जश्न भी अजीब और गरीब तरीके से मनाया जाएगा, आप देखिएगा पूरी दुनिया में। क्योंकि मैंने भी देखे कई जगह जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, वहां पे छोटी छोटी लाशें बना करके सिंबॉलिक जो है, और उसको लेकर के बढ़ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, और वो मुसलमान नहीं है कैप्टन साहब। तो ये चेहरा जो है इनका आया है। मैं फजील साहब जो बात ही कह रहे हैं कैप्टन साहब, क्या आपको भी लगता है कि ईरान जो है ये कह रहा है कि साहब अभी इनका हम साथ छोड़ रहे प्रॉक्सी का? क्योंकि देखिए खुल करके तो कभी ये नहीं कहा कि साहब, मैं हमास के बारे में हमेशा कहा कि भाई हम उनके मदद करेंगे, लेकिन हमारे कहने से वो कुछ नहीं कर रहा है। यही बात हिजबुल्लाह के लिए रही। लेकिन क्या कोई मुल्क प्रॉक्सी को इतनी आसानी से छोड़ देगा? और क्या अपने घर में जंग को दावत दे देगा कि साहब मैंने प्रॉक्सी अपनी छोड़ दी? आप भाई आप अमेरिका देख लो, अमेरिका क्या इजराइल को किसी भी सूरत में छोड़ रहा है या छोड़ देगा? हम उसको प्रॉक्सी ही मानते हैं। फजील साहब। ये मुमताज भाई, अब ईरान जो है अब इजराइल के ऊपर पूरी तैयारी लोग कर रहे हैं पैदल घुसने की। आर पार की लड़ाई होनी है, चाहे आज हो जाए चाहे 20 जनवरी के बाद हो जाए या जब भी हो जाए, क्योंकि इजराइल मान नहीं रहा है। अभी उनको एक स्पेस दे करके इजराइल को वक्त दिया गया। तो सीरिया को आपने देखा कि किस तरह से सीरिया पर उन्होंने पूरा अपना बम्बार्डमेंट किया। और क्या मतलब है आपका उससे? कोई आदमी अपने कंट्री में कुछ भी रखे, उससे आपका क्या मतलब है, लेना देना? लेकिन हमेशा मजबूत जो है कमजोर को सताता है। और तब मैंने आपसे कहा था कि 1-2 हफ्ता रुकिए, चीजें सामने आ जाएंगी। आज पूरी तरह से जुलानी जो है वो ईरान के समर्थक की तरफ बोल रहे हैं, और पूरा सेटलमेंट इन लोग का हो चुका है। ईरान अपना दूतावास खोल रहा है वहां पे। और जॉर्डन जॉर्डन भी जो है पूरी सुगबुगाहट अंदर चल रही है, पता नहीं क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। और इजराइल इसीलिए बेचैन पड़ा है। इजराइल को देखिए, आदमी कहता है ऊपर से कुछ और है। वार स्ट्रेटजी कभी भी ओपन नहीं की जाती है, और अगर कोई ओपन कर दे तो वो मूर्खता है, वो हार का कारण बनता है। कभी भी वार स्ट्रेटजी अगर जाना है पूरब, यहां तक कि आपको बता दें, कैप्टन साहब ज्यादा अच्छा बताएंगे, नकली मिसाइल बना करके, नकली गाड़ी बना करके मैदान में सजा दी जाती है, ताकि दुश्मन का जहाज ये सोचे कि यही असली मिलिट्री बेस है, जबकि बेस कहीं और होता है। नकली मिसाइल, नकली गाड़ियां, नकली तंबू, नकली सैनिक तक, रबड़ के सैनिक को वर्दी पहना के जगह जगह खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कि ये मिलिट्री का बेस है, और वहीं कभी कभी हमला भी लोग वहीं कर देते हैं और चूक जाता है मामला। तो वार स्ट्रेटजी, आप ये मत सोचिए कि ईरान जो बोल रहा है वही उसकी स्ट्रेटजी है। वो बोल कुछ और रहा है लेकिन करेगा कुछ और। इजराइल बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। अमेरिका बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ये मत सोचिए, अब तो ईरान का 2 हाथ में लड्डू है। एक तरफ जॉर्डन में तैयारी पूरी हो चुकी है, वहां तख्ता पलट हो जाए या कुछ भी हो जाएगा, वहां ईरान के हस्तक्षेप हो जाएगा। दूसरा, अगर नहीं भी तैयार होते हैं जॉर्डन, तो सीरिया में माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि सीरिया में भी सारी सेना इकट्ठा होकर के और हमला, गोलान हाइट के लोगों ने कब्जा कर लिया, तो वो एक बहाना भी मिल गया है ईरान को और सीरिया को कि भाई हमारी जमीन इन्होंने कब्जा किया है। अब वहां से लड़ाई शुरू करेंगे तो इतनी लड़ाई भीषण होगी कि वो इजराइल के अंदर बढ़ते चले जाएंगे। इजराइल देखिए, चाहे जितना भी मजबूत देश है, यदि ईरान, सीरिया, हिजबुल्ला और हुती और भी 1-2 कंट्री जो अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे तो इजराइल के बस का नहीं है लड़ पाना। फिर हम कहेंगे वही कि पिज्जा बर्गर की सेना है, वो क्या कर लेगी। अभी तक तो कुछ दिखाई दिया नहीं, 2 साल की हो गया। गजा में जब युद्ध शुरू हुआ था तो लोग कहते थे कि बीजेपी के लोग कहते थे कि 24 घंटा में गजा का युद्ध बंद हो जाएगा, जैसे सद्दाम हुसैन साहब का हो गया था। लेकिन आज 14-15 महीना हो गया, अभी तक बैक फुट पे है इजराइल। कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं आकर के कोई बात किया है, और अभी भी लगातार उन पर हमले। वो तो खुल के बता नहीं रहा है कि भाई बता देगा तो दुनिया में उसकी थू थू हो जाएगी। और गजा जो है वो
आखिर इन सब लोगों का मकसद तो फिलिस्तीन की आजादी है ना। तो जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होता है तब तक ये लड़ाई बंद हो ही नहीं सकती। और ईरान से कितना डर रहे इजराइल, देख लीजिए। और अब तो उनको सीरिया सीरिया में जो है इजराइल खुद फंस गया आकर के। अब वहीं से शुरू होगा। और जुलानी ने बार बार कह दिया कि हम मस्जिद अक्सा के लिए, फिलिस्तीन के लिए जंग को हम समर्थन करेंगे। अब जॉर्डन और सीरिया दोनों तरफ ईरान का पॉजिटिव है। मैं फिर आऊंगा। मैं कैप्टन साहब से जानूंगा, क्योंकि सीरिया की बार बार जिक्र हो रहा है। सीरिया का 17 अटैक आज किए हैं, स्ट्राइक किए है तुर्की ने आज सीरिया पे। और टैंक भी, जो खबर अब आ रही कि उनके टैंक भी जो है वो टर्किश टैंक्स हैव क्रॉस्ड इनटू सीरिया, ये खबर भी आ रही। कैप्टन साहब, ये जो टर्की है, या क्या आपको लग रहा है कि ये खबरें, क्योंकि कई दिन से गर्म है, क्या सीरिया में एक नए जंग की तैयारी, और क्या टर्की और सीरिया, वो टर्की और इजराइल, ये वहां आमने सामने आएंगे? क्या आपको लग रहा है? क्योंकि दोनों जो है अब वहां पे अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते। क्या लग रहा है आपको कि टर्की की क्या सूरत हाल होगी और ये सीरिया की? जी हाँ, ये जो तुर्की के फौज और टैंक्स जो अटैक कर रहे हैं सीरिया पर, ये कुर्दिस्तान के लड़ाकों के ऊपर हमला हो रहा है। ये सीरिया में जो एसटीएस की सरकार नई बनी है दमस्कस में, उनके ऊपर हमला नहीं हो रहा। ये समझना पड़ेगा कि सीरिया का जो उत्तर नॉर्थ सीरिया है, वहां पे कुर्द लड़कों ने बहुत बड़े इलाके पर कब्जा किया हुआ है। वहां से वो ना सिर्फ सीरिया पर हमला करते रहे, यानी दमस्कस पर हमला करते रहे, दमस्कस की तरफ, वरन वहां से कुर्दिस्तान के लड़ाके जो हैं वो तुर्की पर भी हमला करते रहे। तुर्की का जो एनातोलिया प्रोविंस है, क्योंकि कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं वो चाहते हैं कि एक हिस्सा तोड़ लें सीरिया से, एक हिस्सा तोड़ लें तुर्की से, एक हिस्सा तोड़ लें इराक का। इराक में अगर आप याद रखें, सद्दाम हुसैन ने भी कुर्दिस्तान के ऊपर हवाई हमले किए थे। शायद केमिकल वेपन्स का भी सद्दाम हुसैन ने कुर्दिस्तान के लड़ाकों के ऊपर इस्तेमाल किया था। और कुर्दिस्तान के लड़ाके चाहते हैं कि एक हिस्सा वो ईरान से भी तोड़ लें। जो ईरान का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, एकदम उत्तर में पश्चिम में जो ईरान का एरिया है, उसको भी, वहां पर भी बड़ी तादाद में कुर्दिस्तान के लोग रहते हैं। तो तुर्की ने जो हमला किया है, उसने कुर्द लड़ाकों के ऊपर हमला किया है। ये कुर्द लड़ाके जो हैं, ये एसटीएस के काबू में नहीं आ रहे हैं, जोलानी साहब के काबू में नहीं आ रहे हैं। तो इस तुर्की हमले का मकसद ये है कि कुर्द लड़ाकों को कमजोर करें, उनको ढकेल दें वापस। और अमेरिका और कैप्टन साहब, थोड़ी सी सलाह चाहता हूं कि इसमें जो खबर है कि जो कुर्द लड़ाके हैं, ये तो अमेरिकी हामियों में से हैं, और इसीलिए ये टर्की जो है अटैक कर रहा है। ये क्या चक्कर है? कुर्द लड़ाके टोटल 7 तरह के कुर्दिश लड़ाके हैं, 7 रेबल ग्रुप्स। सभी कुर्दिस्तान के लोग हैं, लेकिन उनका मकसद अलग अलग है। एक कुर्दिस्तान का रेबल ग्रुप ऐसा है जो कि ईरान की तरफ हमला करता रहता है, अमेरिका उनको मदद करता है। एक कुर्दिस्तान का लड़ाके ऐसे हैं जो कि सीरिया की तरफ हमला करते थे। सीरिया का 1/3 इन कुर्द लड़कों ने काबू में कर लिया था। बशर अल असद की बात कर रहा हूं, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने पहले। अमेरिका इन कुर्द लड़ाकों को भी मदद कर रहा था, अब नहीं कर रहा। अमेरिका इन कुर्द लड़ाकों को भी, रेबल ग्रुप को मदद कर रहा था। 7 में से जो एक, जो कि बशर अल असद की सरकार के ऊपर सीरिया के अंदर हमला कर रहे थे। लेकिन इन्हीं कुर्द में से एक ग्रुप ऐसा है जो कि तुर्की पर हमला कर रहा है। अमेरिका इन कुर्द लड़ाकों को, जो कि तुर्की पर हमला कर रहे हैं, तुर्की से एक कुर्दिस्तान का हिस्सा, तो अमेरिका इनको मदद नहीं कर रहा, अमेरिका इनके ऊपर बॉम्ब्स गिराता रहता है। इसी तरह से एक कुर्दिस्तान का एक हिस्सा ऐसा है, कुर्द लड़ाकों का एक रेबल ग्रुप है जो कि इराक के ऊपर हमला करता रहता है। तो जब तक इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार थी, तब तक अमेरिका उन कुर्द लड़ाके ग्रुप को हेल्प करता था जो कि इराक पर हमला करते थे।
सद्दाम हुसैन के जमाने में। लेकिन जैसे ही इराक में 2003 के बाद जब इराक में अमेरिका की सरकार बन गई, यानी बगदाद में जब अमेरिका की सपोर्टेड सरकार बन गई, तब से अमेरिका ने उन कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट देना बंद कर दिया है जो कि अब इराक के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्योंकि अब इराक में जो सरकार है वो अमेरिका के साथ है। तो ये सोचना पड़ेगा कि वहां 6, 7, 8 कुर्द लड़ाके ग्रुप हैं, सबके दुश्मन अलग अलग हैं और सबको सपोर्ट अलग अलग जगह से मिलती है। इन कुर्द लड़ाकों का मकसद एक ही है कि ईरान से एक हिस्सा तोड़कर, तुर्की से एक हिस्सा तोड़कर, इराक से एक हिस्सा तोड़कर, सीरिया से एक हिस्सा तोड़कर एक कुर्दिस्तान बनाया जाए। लेकिन इन सब ग्रुप्स को अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है। अमेरिका सिर्फ उन कुर्द लड़ाके ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो ईरान पर हमला कर रहे हैं, या जो पहले, आज से 1 महीने पहले बशर अल-असद की सरकारी फौज पर हमला कर रहे थे। तो वहां पर ये जो खिचड़ी है ये बिरयानी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जी डॉक्टर रिजवी। फकीर साहब, जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं खास तौर से सीरिया को लेकर के, क्या आपको लग रहा है कि ये जो मतलब सीरिया में इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं, सीरिया पे हमले, चाहे कुर्द पे, भाई अवाम तो सीरिया की है ना, इधर इजराइल भी अटैक पे अटैक कर रहा है, उधर 2 गुनी फौज तैनात कर दी अमेरिका ने, जो वहां पे 900 फौज थी, आज 2000 से ज्यादा वहां पे फौज भेज दी। मतलब ये चाहते क्या है, क्या क्या सीरिया को बनाना चाहते हैं? और ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि रूस, ईरान या और तमाम जो ऐसे खुद जो यूएई या अरब ममालिक जो है वो खामोश बैठे रहेंगे और ये खेल चलता रहेगा? ये खामोशी है, हिकमत है, क्या लग रहा है आपको फजील साहब? जो हमला कर रहा है वो बहाना कुर्द है, लेकिन उसको, टर्की को इस बात की बहुत तकलीफ है कि गोलान हाइट को इजराइल ने कब्जा कर लिया और वो उनके पहाड़ के ऊपर भी अपने हथियार रख दिए जाकर। तो टर्की जिस बात के लिए, जिस मकसद के लिए इतना साथ दे रहा था, गोलान हाइट पे नजर जो है टर्की की थी, तो कुर्दिस्तान के बहाने वो गोलान हाइट को खाली करने के लिए टर्की इस तरह के हमले कर रहा है। उसको, कुर्दिस्तान तो अभी बहुत दूर की चीज है, अभी तो वो ब्लूप्रिंट भी उसका तैयार नहीं हुआ। फिलहाल तो सभी लोग जो संगठित हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के सारे मुसलमान लड़ाके चाहे जो भी है, उस सब के दिमाग में अभी फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा है। इसलिए अभी कुर्दिस्तान की तो बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन अभी उसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये लोग इस मसले पर बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसी बहाने बिल्ली के भागे छीका टूटा वाली बात हो जाए। लेकिन एक्चुअली में जो टर्की जो हमला कर रहा है, वो गोलान हाइट नहीं चाहता है कि इजराइल उस पर कब्जा करे। गोलान हाइट पे टर्की अपना कब्जा चाहता है, इसलिए वो बम्बार्डमेंट करके दबाव बना रहा है इजराइल के ऊपर। और लड़ाई में अगर ऐसे अभी ताजा खबर ये आई है कि अभी अल-कसाम ब्रिगेड जो हमास का ग्रुप है, उसने दावा किया है कैप्टन साहब कि 3 हमने आईडीएफ के जवानों को अभी मारा है। बिल्कुल ये ताजा 14 सेकंड पहले की खबर है। ये उन्होंने हमला किया है और उन्होंने 3 इस तरह से जो आईडीएफ के, देखिए कैप्टन साहब, आप जो बात कर रहे थे कि मच्छर घुसाता है ये, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये मच्छर नहीं, ये बहुत बड़ी सेंध है इजराइल में? क्योंकि इजराइल का जो एक खाका था ज़हन में पूरी दुनिया में, इजराइल का चाहे मोसाद हो, खुफिया एजेंसी हो, या इनका डिफेंसिव सिस्टम हो, या ये जो दावा करते साहब परिंदा पर नहीं मार पाएगा, भले ही ये न बताएं, लेकिन आईडीएफ के लोग मारे जा रहे हैं। भले ही नुकसान न बताया जाए, लेकिन तिल अबीब के अगर मैदान में भी जाकर के गिर जाता है और 30 लोग जख्मी भी होते हैं, क्योंकि वहां तो बंकर की जिंदगी हो गई है। 14 महीने से लोग अपने निकलते भी है तब भी तस्वुर करते हैं कि हम रहे तो बंकर में रहे हैं। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि कैदी बन करके रह गए। तो क्या इसको ये माना जाए कि मतलब ये कोई मामूली बात है इजराइल के लिए? जो खुली फजा में घूमने वाले लोग हैं, जो आराम से रहने वाले लोग हैं, उनके सामने ये इतनी बड़ी त्रासदी है, इतना बड़ा मसला है, और ये मसला कहीं से कहीं तक हल होते दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि देखिए कैप्टन साहब, हमास का मामला ये है या फिलिस्तीन का मामला ये है कि वहां आजादी की जंग लड़ी जा रही है।
तो वहां तो आखिरी, अगर वाकई वो लड़ रहे हैं और जैसा कि दिख रहा है, तो आखिरी सांस तक वो लड़ेंगे। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए साहब वो खत्म हो गए हैं, वो ठंडे हो गए हैं, वो मतलब इसको अब जैसे अभी 3 लोग, भाई 3 अगर आईडीएफ के जवान आज भी मारे जा रहे हैं, तो क्या इसको कम आंका जाए कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, देखिए, मैं अपने फौजी अंदाज में बात करूंगा। फौजी अंदाज ये है कि 3 अगर इजराइल के सोल्जर मारे जाते हैं, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोच लीजिए कि इजराइल ने कितने देखिए, ये मैं फिर से बताना चाहता हूं, किसी भी युद्ध में दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। गजा के कितने लोग मारे गए? 45,000 गजा के लोग पिछले 1 साल में मारे गए हैं, 45,000। और अगर ये जंग और 1 साल चली तो इजराइल 45,000 गजा के और लोग मार देगा। अगर पिछले 1 साल में आप देखें कि इजराइल के आईडीएफ के कितने फौजी हलाक हुए हैं, अलग अलग सोर्स हैं, चलो मैक्सिमम जो बता रहे हैं 1200। पिछले 1 साल में 1200 आईडीएफ के जो हताहत हुए हैं, कैजुअलिटी हुई है। तो अगर अगले 1 साल लड़ाई और चलती रहे तो आईडीएफ के और 1200, जैसे आज 3 मार दिए, तो चलिए 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 गुणा में 3, 1200। तो अगले 1 साल में इजराइल के 1200 और मार दिए जाएंगे। लेकिन इजराइल ने फिर 45,000 और मार देने हैं गजा में। तो मैं गजा के लोगों के साथ में हूं, मैं फिलिस्तीन के लोगों के साथ में हूं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन अगर गजा में कोई भी ऐसा है, कोई भी, शुरू में यासर अराफत थे, पीएलओ थे, बाद में अल फतह, फतह, अब हमास, अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि वो हथियारों के बलबूते पर इजराइल को झुका देगा, देखिए मैं फौजी अंदाज से बात कर रहा हूं, मुझे इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक, जैसे होता है ना हॉकी का मैच, आज ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहम्मडन स्पोर्ट्सिंग क्लब, तो वो सट्टा बाजार लगता है कि भाई 11 पैसे इधर, 21 पैसे इधर। मैं एज ए फौजी एनालिस्ट बात कर रहा हूं कि ये जंग, अगर जंगबंदी करने के लिए अगर हमास राजी नहीं होता है तो 45,000 और मार देंगे ये। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास उस तरह के हथियार अमेरिका से रोज आ रहे हैं। अमेरिका से हर रोज 5-5, 10-10 हवाई जहाज भर के, अमेरिका की एयरफोर्स में उनकी एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है, उसमें C5A स्टार लिफ्टर गैलेक्सी जहाज हैं। स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड में C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े बड़े हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट विमान है। इंडियन एयरफोर्स में भी C-17 हमारे पास भी है, ग्लोब मास्टर। ये भर भर के हर रोज 5-5, 10-10 जो हैं वो अमेरिका से उड़कर हथियार ला रहे हैं, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ऑफलोड कर रहे हैं। तो इजराइल बम गिराता रहेगा। अमेरिका हर रोज इजराइल को किसी दिन 100, किसी दिन 500 बॉम्ब्स दे रहा है। इजराइल की एयरफोर्स, जो कि एक समय में गजा में बहुत बिजी थी, गजा के ऊपर हर रोज 100 मिशन करने पड़ते थे, अब वो फ्री हो गई है। गजा में हर रोज 20 मिशन कर रही है। 80 जहाज इजराइल एयरफोर्स के जमीन पर खड़े हैं। मैं एज एन एयरफोर्स कमांडर बात कर रहा हूं। इजराइल की एयरफोर्स को एक समय में हिजबुल्लाह में बेरूत की तरफ हमले करने पड़ते थे, हर रोज 100 जहाज। अब ये 100 के 100 जहाज जो इजराइल की एयरफोर्स ने बेरूत में दक्षिण लेबनान की तरफ लगाए हुए थे, वो बेरोजगार खड़े हैं, पायलट भी बेरोजगार खड़े हैं, बम उनमें लगाए हुए हैं, लेकिन उनको टारगेट नहीं मिल रहे हैं। तो इजराइल ये बमबारी जारी रखेगा। अगले 1 साल में 45,000 गजा के और लोगों को मार देगा, जो कि वहां मस्जिदों में बैठे हैं, स्कूलों में बैठे हैं, अस्पतालों में बैठे हैं। मेरी सारी सिंपैथी जो है वो गजा के लोग, फिलिस्तीन के लोग जो हैं वो बहुत अपनी जिंदगी के बहुत बुरे, मैं तो ऐसा बता देता हूं कि ऐसा शायद 1947-48 में भी नहीं हुआ, जिसे फिलिस्तीन के लोग कहते हैं, मैं एक शब्द भूल रहा हूं,
फिलिस्तीन के यहां पर अगर जाएंगे तो बुजुर्ग लोग एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि 1947-48 में जो उनके ऊपर जुल्म ढाले गए। देखिए, इज़राइल जो है एक अजीब सा मुल्क है। उनको एक चीज का अंदाजा है कि अमेरिका उनको हथियार देता रहेगा, बहुत उनको क्लियर है। देखिए, वो अमेरिका की मजबूरी है कैप्टन साहब, वो अब अमेरिका की मजबूरी है, और उनको अगर मिडिल ईस्ट में रहना है तो इजराइल को सपोर्ट करते रहना है, वो बिल्कुल ठीक है। और चूंकि वक्त हो गया है, मैं बस आखिरी बात जो फजील साहब से, और फिर आप कैप्टन साहब आपका सदारती 30 सेकंड का। मैं फजील साहब, आप तमाम बातें सुन रहे थे, मैं आखिरी चीज ये कि भले ही जो कैप्टन साहब कह रहे हैं कि 45,000 लोग मारे गए और ये सब हुआ, लेकिन इजराइल को जिस तरह से प्रॉक्सी ने उलझाया है कि कभी हिजबुल्लाह ने टारगेट किया, कभी हमास ने टारगेट किया, कभी हौती ने, कभी इराकी मिलिशिया ने टारगेट किया, ईरान भी वो आ गया। ये जो इतना प्लान वे में काम किया गया और इजराइल को जिस तरह से कमजोर किया गया, आप देखिए, भले ही वो दिखाया जाए अमेरिका, चूंकि और अमेरिका ही नहीं बल्कि उनके जो वेपन्स हैं, उनके जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं, ये भी आप इसको समझते चलिएगा। इजराइल का मतलब इजराइल नहीं है, इजराइल का मतलब एक दुकान है, और दुकान मतलब कमजोर साबित हो जाएगा तो कहां कहां नुकसान होगा, ये आप शायद आप अंदाजा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कैप्टन साहब तो इसको समझ रहे हैं कि कितना बड़ा। दूसरी चीज ये कि कैप्टन साहब, ये सही आप कह रहे हैं कि 45,000 लोग और मार दिए जाएंगे, मार दिए जाए, वो तो वैसे भी मारे जाएंगे। अगर वो आजाद नहीं होता तो मारे जाएंगे, पहले भी मारे गए, ऐसा नहीं कि पहली बार 45,000 मारे गए। इनके आंकड़े लाखों में, 2-2.5 लाख तो 2007 से लेकर के 2023 तक मारे गए। ये वहां का आंकड़ा है, वो मारते कैदी बना लिए गए, जेलों में उनको सड़ा दिया गया इस तरीके से। लेकिन मैं इजराइल की बात कर रहा हूं कि इजराइल की जो हालत है, हर चीज ठप है, बंद है वहां पे बिल्कुल से, और लाखों लाख लोग वहां से छोड़ के चले गए। तो इसको मैं समझता हूं कैसे देखते, बस इस पर मैं बात कर रहा हूं। चलो फजील साहब थोड़ा से, और बस उसके बाद आप थोड़ा। हिजबुल्ला और हमास उनको सीज पावर के ऐसे थोड़ा कर लिए, कुछ इनकी वजह है तब कर लिए। तो पूरी तरह से इसराइल अब बैकफुट पे है। अगर इसराइल ने कोई बड़ी मिसाइल अटैक किया तो इसराइल पे भी उससे ज्यादा बड़ा अटैक होगा, और अगर 10 आदमी फिलिस्तीन में मारे जाएंगे तो 10 आदमी से ज्यादा इसराइल भी मारेगा, इसराइल में भी मरेंगे। अब वो टाइम खत्म हो गया। शुरुआती दौर में लोग आराम आराम से करते हैं, पहले टेस्ट किया जाता है, पहले ब्लड जो है ना थोड़ा सा निकाला जाता है देखने के लिए कि क्या बीमारी है, फिर जब टेस्ट हो जाता है तो पूरा बोतल का बोतल निकाल लिया जाता है। वही हाल इसराइल का है। अभी तक प्रॉक्सी के माध्यम से उनको टेस्ट किया जा रहा था। एक होता है थकाना, पहले आप गेम में थकाइए, जब टीम थक जाती है तो आक्रामक हो जाइए, लेकिन अपनी एनर्जी को बचा के रखिएगा, तभी थके सामने वाला थकेगा। यही एक लड़ाई का तरीका है। इस वक्त इसराइल ऐसे बैकफुट पर खड़ा है कि अगर उसने एक आदमी मारा तो उसके 10 आदमी मारे जाएंगे। ये बात इसराइल को पता है, ऐसे नहीं सीज फायर कर लिया है, बहुत मजबूरी से किया है, जहर का घुट पी पी के किया है। और आज भी अब इसराइल का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि जिस तरह से उसने सोचा कि सीरिया में तो हम जीत गए, लेकिन पता ये चला कि सीरिया मेरे हाथ से ही निकल गया। वो तो पॉकेट में उसके कोई हाथ और डाला था, सारा खजाना वो लेके चला गया। हम तो बेवकूफ बन गए और 700-800 मिसाइल अपनी मार के बर्बाद कर लिए। ये भी है, इसराइल ने जो मारा है 700-800 मिसाइल, वो सब इसराइल की बर्बादी, उनका कुछ नहीं बिगड़ा उससे। बिल्डिंगें गिरी थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। उसके चलते दुनिया भर में बदनामी हुई। ऐसे ही इसराइल से लोग नाराज हैं और नाराज हुए कि देखिए इनकी चाल फितरत समझ में आ गई, और जुलारी चले गए ईरान के पास, क्योंकि ईरान मुस्लिम कंट्री है और मिडिल ईस्ट का लीडर है।
तो अब अगर जुलानी सरकार के बिना ईरान के बिना रूस के चला लेंगे, असद को रूस ने ही तो बचाया इतने दिन तक, तो जुलानी को भी तो कुछ न किसी का सहारा है ही है। अमेरिका तो उसकी पॉलिटिक्स तो हाइपोक्रेट है, वो कब साथ देगा कब नहीं देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका दुनिया में अगर किसी की गारंटी नहीं है तो वो अमेरिका की है। कब वो भाग जाएगा, कब खड़ा हो जाएगा, कब आपका साथ देगा, कब नहीं देगा। अभी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे उसने रोक लगा दिया रोज पाकिस्तान जा रहा था, अब आज पाकिस्तान से दुश्मनी हो गई उसकी। तो अमेरिका के लिए भरोसेमंद साथी नहीं है, ये बात जुलानी भी जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं, मिडिल ईस्ट के लोग जानते हैं। तो अगर जुलानी को भी सीरिया का बादशाह बने रहना है, सरकार में बने रहना है, तो वहां इन लोगों से जो है अलग होकर नहीं बना सकते। वो ओआईसी की बास्केट में उनको बैठना ही पड़ेगा, और बैठ चुके हैं लगभग, और पूरी तरह से इजराइल को धमका रहे कि भाई तुम अपना, टर्की जो है अपनी सैन्य ताकत दिखा करके गोलान हाइट को बुरा लगा है टर्की को, कि गोलान हाइट पर तुरंत अपनी सेना भेज के कब्जा कर लिए, बफर जोन पे कब्जा कर लिए, और दमिश्क तक चाह रहे थे कब्जा कर लेना। इसलिए टर्की ने जो मिसाइल वार किया है, मिसाइल वार देखिए वो चीज लोग कहते नहीं है कि हमको क्या करना है। युद्ध की ये नीति होती है कि आपका अपना अनुज, जो मान लीजिए कोई सब आपसे जूनियर होगा, आप बहुत सी बातें उसको भी नहीं बताएंगे, और वार पे काम स्ट्रेटजी से होता है, ऐन वक्त पे होता है। 12:10 पे गोला दागना है तो 12 बजे किसी को नहीं बताया जाता है कि गोला दागना है, वो 12:10 पे ही ऑर्डर होगा कि भाई दाग दो गोला। तो ये सब चीजें स्ट्रेटजी पार्ट है। अब इजराइल पूरा फंसा हुआ है, कहीं कुछ नहीं मारने वाला, 100 आदमी को नहीं मार पाएगा, चाहे जितना मिसाइल चला ले, 100 आदमी को नहीं मार पाएगा। सब सुरंग के नीचे घुस जाते हैं फिलिस्तीनी। उनको 46,000 मर गए, शुरुआती दौर था, आज की डेट में सुरंग में घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां मार रहा है। बिल्डिंगें गिर जाती हैं लेकिन वो घुस जाते हैं। तो अब वो 1,000 आदमी को नहीं मार सकता, बल्कि मारने के चक्कर में खुदे मर जाएगा। फिर हम वही कहेंगे कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो रावण सजग नहीं हुआ। जब तक लंका जलवा नहीं लेंगे या रावण